हेलो गाइस, मैं सत्यम कुमार, आपका बायोलॉजी मेंटर। और फाइनली इस चैप्टर का एंड आज हो जाएगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब तरह के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। एंड आई एम श्योर द नेक्स्ट चैप्टर इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन दिस वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डीलिंग विद दिस टॉपिक विच इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या, अभी फर्टिलाइजेशन हो चुका है। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ चुका है कि फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था, नहीं हुआ था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर के पुराना वीडियोस देखें और उसके बाद इस लेक्चर को देखें। तो जो पहले हमने पढ़ चुका है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद के जो चेंजेस आते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट के साथ क्या होता है, जो जाइगोट बनता है वो क्या है, ये सब हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि आपको एनसीईआरटी को पढ़ा दूँ, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को क्लियर कर दी, क्योंकि मैंने पहले भी बार बार बोला है कि इस चैप्टर में जो चीज़ पढ़ रहे हैं इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, आगे के 2 चैप्टर्स में बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट इज़ यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। In organism with external fertilization, zygote is formed in external medium, usually water, whereas in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism. बहुत ही सिंपल सा बात है। जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमने क्या बोला था कि जो गेमेट्स हैं, मेल और फीमेल गेमेट्स जो हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है। वो कहाँ है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। ओके, और तो इस कारण से जो जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट जो फॉर्म होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, वो भी कहाँ होगा? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो जाइगोट भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होगा। तो यही लाइन बोलना चाह रहा है ये, कि अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ है तो एक्सटर्नल मीडियम में जाइगोट फॉर्म होगा, यूजुअली वाटर, क्योंकि हमने देखा था कि ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर्स में होता है। ठीक है। वेयर एज अगर नेक्स्ट बात करें कि एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइज जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आई थिंक दैट्स क्रिस्टल क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैज़ एंड इन्वायरमेंट इट इज़ एक्सपोज टू। अब जो जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का लाइफ साइकिल है ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि क्या बोलना चाह रहा है आगे के लाइन्स में क्लियर हो जाएगा। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंगी एंड एल्गी, जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। ठीक है। तो क्या बोला कि कुछ एल्गी और फंगी में, एल्गी एंड फंगी में क्या होता है कि जो जाइगोट फॉर्म हुआ, इट गोज़ अंडर अ पीरियड ऑफ रेस्ट। क्या होता है वहाँ पे? पीरियड ऑफ रेस्ट होता है। मतलब कि तुरंत वो आगे डिवाइड करना नहीं चालू करता। वो क्या करता है? वो डेवलप करता है थिक वॉल, थिक वॉल रेजिस्ट करता है, जो कि रेजिस्टेंट होता है टू डेसिकेशन एंड डैमेज। किसी भी तरह का डैमेज और डेसिकेशन नहीं होगा, वो प्योर हार्ड थिक वॉल होगा। ये चीज़ हमने जब हमने देखा था माइटोसिस इन केस ऑफ माइटोसिस इन केस ऑफ अमीबा, वहाँ पे भी देखा था कि जब उनके लिए भी अनफेवरेबल कंडीशन नहीं होता है तो एक वॉल फॉर्म होता है। आप लोग को याद है? नहीं याद है तो एक बार वो वीडियो देखिए और बताइए कि उस टर्म को क्या बोलते हैं। कमेंट करके बताइएगा उस टर्म को क्या बोलते हैं, मैं देखूँगा कौन सही जवाब देता है। सो थिक वॉल डैट इज़ रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। क्या बोला कि उसके बाद एक पीरियड ऑफ रेस्ट जाता है, मतलब एल्गी और फंगी में जो जाइगोट फॉर्म हुआ है उसमें एक थिक वॉल फॉर्म होता है जो कि डेसिकेशन और डैमेज से रेजिस्टेंट होता है, और वहाँ पर वो पीरियड ऑफ रेस्ट पे जाता है। क्या जाता है? कुछ दिन तक वो रेस्ट करता है, उसके बाद जर्मिनेट करता है। बोलता है नहीं रुको, पहले खाना पीना आने दो, पहले पूरा खाना पीना आने दो, तब हम लोग बढ़ाओगे, अभी नहीं बढ़ाओगे, अभी अभी वेट करेंगे। वही बोल रहा है। इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जाइगोट डिवाइड्स बाय मेयोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स। तो क्या हुआ? जिनके पास हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ज़्यादातर एल्गी में आपको देखने को मिलता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया। तो क्लेमाइडोमोनास में क्या होगा कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, गेमेट बना, उसमें क्या हो जाएगा? उसमें मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस रिडक्शन डिवीज़न है, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होगा और वो फिर हैप्लॉइड इंडिविजुअल देगा। ओके। वेयर एज एक लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल द जाइगोट। क्या बोलना चाह रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है, ऑल द ऑर्गेनिज्म जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है,
चाहे वो एक छोटा सा एल्गी हो, चाहे वो एक ह्यूमन बीइंग हो जो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लाइफ जो स्टार्ट होता है वो सिंगल सेल से हो रहा है। उस सिंगल सेल को क्या बोलते हैं? जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद सिंगल सेल जाइगोट बनता है, जिसके बाद लाइफ आगे बढ़ता है। तो पहला चीज़ जो होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा? एक सिंगल सेल जाइगोट का फॉर्मेशन। ओके, दिस इज़ व्हाट एनसीईआरटी इज़ वांट टू टेल अस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एम्ब्रायोजेनेसिस। नाउ दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में एम्ब्रायोजेनेसिस कुछ पढ़ना ही नहीं है, इट्स जस्ट अ डिफिनेशन। वी हैव टू गो थ्रू एम्ब्रायोजेनेसिस इन वेरी डिटेल इन द अपकमिंग चैप्टर्स. Now look at this. Embryogenesis refers to the process of development of embryo from the zygote. It's the process of development of embryo from the zygote. Okay. जो जाइगोट फॉर्म हुआ उससे जो इम्ब्रियो बनने का प्रोसेस है, जाइगोट से इम्ब्रियो को क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस. ये चीज़ मैंने एकदम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई थी, आपको याद होनी चाहिए. ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफिशन. सेल डिवीज़न मतलब क्या होगा? जैसे पहले तो जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल होता है. क्या होता है? जाइगोट सिंगल सेल होता है, उससे वो फिर मल्टी सेलुलर होता है. ओके, मल्टी सेलुलर हो जाता है. एंड देन वी हैव सेल डिफ्रेंशिएशन. मतलब क्या? ये जो सेल्स बने, ये सेल्स डिफ्रेंशिएट करते हैं. डिफ्रेंशिएट मतलब स्पेशलाइज होते हैं कि कुछ सेल हार्ट सेल्स बनेंगे, कुछ सेल्स कहीं जाएंगे, कुछ सेल्स कहीं जाएंगे. तो ये सेल डिफ्रेंशिएशन उसको बोलते हैं, मीन्स उनको प्रॉपर फंक्शनिंग मिलना. देखिए यहाँ पे लिखा है सेल डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है. सेल डिफ्रेंशिएशन हेल्प ग्रुप ऑफ सेल्स इन अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज टिश्यू एंड ऑर्गन्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म. मतलब कि सेल डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स को सर्टेन मॉडिफिकेशन, कुछ तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसके कारण वो स्पेशलाइज टिश्यू बनते हैं और ऑर्गन में फॉर्म होते हैं. मतलब किसी को कुछ मॉडिफिकेशन हुआ तो वो एपिथेलियम टिश्यू बन सकता है, कोई मसल टिश्यू बन सकता है. तो पहले तो सेल बनना ज़रूरी है. सेल बनेगा, उसमें फिर सर्टेन मॉडिफिकेशंस होगा. मॉडिफिकेशन होने के बाद या तो वो टिश्यू बन सकता है, नहीं तो ऑर्गन बन सकता है. और ये सब चीज़ फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बनाती हैं. ओके, टिश्यू और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गेनिज्म बनाती हैं. Let's move to the next topic, the next important line of NCERT. Now this is the two terms which you all should be very uh, aware of: oviparous and viviparous. Now oviparous are egg laying, viviparous are don't lay eggs, they are means they deliver a fetus, they deliver a baby. Okay, so basically this is the main difference between oviparous and viviparous. Also there is one thing that I want to tell you, that there is a misconception that all the mammalian animals, that all the class mammalia are viviparous, but no, that's not true. Even in uh, mammalia class there is an example, that is platypus, duckbill platypus. Duckbill platypus, it's an egg laying mammal. It's an egg laying mammal, so it's important, it is asked quite a time कि which is an egg laying mammal. So let me remind you that not all the uh, mammalia animals are viviparous, because there are some which are oviparous. Example, duckbill platypus. Okay, now here is the line which we have to focus on. In oviparous animals like reptiles and birds, the fertilized eggs covered by a hard calcareous cell are laid in a safe place in the environment. After a period of incubation, young ones hatch out. काफ़ी यूज टू है हम लोग इस इंफॉर्मेशन से कि क्या होता है कि जो अंडा होता है उसमें एक कैल्केरियस सेल होता है जो आउटर कवरिंग होता है. ठीक है, जो ऑमलेट बनाने टाइम हम लोग फोड़ के निकाल देते हैं वही है कैल्केरियस सेल. और एनिमल्स में क्या होता है, जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं वो जो अपना एग्स होता है वो किसी सेफ़ इन्वायरमेंट में, जैसे एक कौवा है तो उसका जो नेस्ट है उसमें वो देता है. अलग अलग के लिए जो उसको सेफ़ लगता है वो किसी सेफ़ प्लेस में अपना एग ले करता है. और अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन किसको बोलते हैं? पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन मतलब द टाइम इन विच दैट मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म विल ग्रो इनटू अ यंग वन. मीन्स अगर आप अंडा जो खाते हैं उसमें तो आपको देखो उसमें कभी दिखता है उसमें चिक नहीं, बट जब वो अंडा हैच होके आएगा तो उसमें पूरा एक अच्छा सा चिक दिखेगा, एक छोटा सा चिकन का बच्चा. तो आप जो अंडा खाते हैं उसमें तो नहीं दिखता. इसका मतलब वो जिस टाइम पे हम लोग खाते हैं उस टाइम पे वो अंडर द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट रहता है, वो अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं किया रहता है. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड
पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, जिसमें वो एम्ब्रियोजेनेसिस होते रहता है. दैट पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन मीन्स सिंपली दैट वहाँ पे अभी एम्ब्रियोजेनेसिस कैरी आउट है, वहाँ चल ही रहा है. ऑन द अदर हैंड इन विविपेरस एनिमल्स मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, देखिए यहाँ पे भी लिखा है मेजोरिटी ऑफ मैमल, नॉट ऑल मैमल्स. ओके, द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पे क्या होता है, जो जाइगोट है वो यंग वन में पूरी तरीक़ा से डेवलप हो जाता है इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म. जो फीमेल जन्म देती है विविपेरस एनिमल्स में, वो डायरेक्ट एक बेबी को जन्म देती है. ठीक है, यहाँ पे देखिए, बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रायनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म. विविपेरस ऑर्गेनिज्म में क्या है कि जो यंग वन है, यानी कि जो मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है जिस ऑर्गेनिज्म का, वो मदर के अंदर है. ना मदर के अंदर है तो इट हैज़ सर्टेन एडवांटेजेस. फर्स्ट इज़ दैट देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ फूड. क्या फ़ायदा उसको? नो शॉर्टेज ऑफ फूड. ओके, उसको किसी तरह का फूड का शॉर्टेज नहीं होगा, क्योंकि जो भी फूड का शॉर्टेज होगा वो मदर के ब्लड से उसको सप्लाई हो जाएगा. ओके, देन देयर इज़ प्रोटेक्शन. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन है, कोई उसको खा नहीं सकता है, कोई उसको कुछ कर नहीं सकता है. सो दीज आर द सर्टेन एडवांटमेंट दैट विविपेरस ऑर्गेनिज्म गेट सर्टेन एडवांटेजेस. ओके, सो दैट इज़ वॉट इज़ लैक्ड बाई एन ओविपेरस एनिमल, बिकॉज वहाँ पे क्या हुआ कि एक अंडा बन चुका है, वहाँ पे जो फूड है वही अवेलेबल है, और उसके बाद कोई और फूड अवेलेबल नहीं है. तो अगर वो घट जाता है तो दैट वुड बी लीड टू अ मीन्स जो बेबी वहाँ पे फॉर्म होगा ओविपेरस एनिमल से, वो उसका ग्रोथ सही नहीं होगा. दैट विल बी अ स्टंटेड ग्रोथ. ओके, सो अब देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में किया गया है बात. इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल. यहाँ पे जाइगोट जो फॉर्म होता है वो ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल पेटल्स एंड स्टामेन ऑफ द फ्लावर्स विदर एंड फॉल ऑफ. यही है इसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस. सेपल पेटल स्टामेंस ये सारे क्या होते हैं? एसेसरी पार्ट होते हैं, इसीलिए ये सारे फॉल हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं. ठीक है, पिस्टिल हाउएवर रिमेन्स अटैच्ड द प्लांट. जो पिस्टिल होता है वो प्लांट से अटैच रहता है. ठीक है, ताकि उस जो जाइगोट है उसको कैरी कर सके प्लांट के अंदर ही. ठीक है, द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड. तो जाइगोट किस में डेवलप किया? एम्ब्रियो में. ओव्यूल किस में डेवलप किया? सीड में. ओवेरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट. ओवेरी जो होता है वो फ्रूट्स में डेवलप हो जाता है, और जो उसके ऊपर थिक वॉल होता है इज कॉल्ड पेरिकार्प. ओके, सो दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. नो नीड टू वरी. नेक्स्ट चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वी आर गोइंग टू डील विद दिस वेरी डिटेल, मतलब इतना डिटेल कि पूछो मत. So these are some diagrams which I want to focus to you. Now this is the parts which are these are seed, okay, and these are pericarp. Pericarp is a protective layer. Okay, so for यहाँ पे ये पी प्लांट का दिया है, तो जो पी में हम लोग जो खाते हैं वो सीड होता है, और उसके अगल बगल वाला चीज़ जो है पेरिकार्प है. ये भी एक तरह का दिया हुआ है. यहाँ पे ये सीड है, यहाँ पे ये पेरिकार्प है. ये सीड है, ये पेरिकार्प है. सीड पेरिकार्प. तो डायग्राम्स पे आपको काफ़ी फोकस करना है, क्योंकि डायग्राम्स आपको हर एग्ज़ाम में मिल जाएंगे, चाहे वो बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो. डायग्राम दे देगा, और डायग्राम एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं. मतलब लिख के दे सकते कि डायग्राम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा. सो दिस इज़ इट. हम लोग का लेक्चर आज का यहीं ख़त्म होता है. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई वांट टेल यू व्हाट आई एम गोना डू इज़ वी विल फर्स्ट डील विद द एनसीईआरटी एक्सरसाइज. ओके, एवरी क्वेश्चन आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले खुद से कर ले एक बार. 18 क्वेश्चन एक बार खुद से आप सारे अटैम्प्ट करें. ओके, एंड टेलीग्राम लिंक है, उस पर मैं सब चीज़ अपलोड कर दूंगा, नोट्स अपलोड कर दूंगा, सब चीज़ अपलोड कर दूंगा. तो आप ऐसा करें कि अगला लेक्चर ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि हम ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डील करेंगे. ओके, और उसके बाद जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखेंगे इस चैप्टर से. बेसिकली इस चैप्टर से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बट इवन जो भी बनता है वो देख लेंगे. तो दैट्स ऑल. और मैं चाहूँगा कि आप इस चैप्टर को पूरी तरीक़ा से रिवाइज़ करें, एनसीईआरटी पढ़ें. एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को मैंने क्लियर करने की कोशिश की है. अगर किसी भी लाइन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछें. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने शेयर कर चुका है आप डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप ज्वाइन करें. वहाँ पे पूछें कि ये डाउट है, ये है, वो है, या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट कर दे कि हाँ ये लाइन नहीं समझ में आई, ये बात नहीं समझ में आई, तो आई विल डील विद इट.
तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर्स में हम लोग करने वाले क्वेश्चन, सो बी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले क्वेश्चन, सो बी देयर एंड बी प्रिपेयर्ड। तो मज़ा आएगा नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा। चलिए बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।